नमस्कार साथियों, ओपी क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री परिषद से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनको देखेंगे। पहला प्रश्न है, राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा में होते हैं तो राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिया जाता है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में चौथी अनुसूची में बताया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों का भी प्रतिनिधित्व होता है। दूसरा है, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये गलत है, क्योंकि निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना न्यायपालिका के क्षेत्र में आता है। तीसरा है, भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है। तो ये भी गलत है, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होती है। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, अतः इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? पहला है, यह भंग नहीं की जा सकती है। तो ये सही है। दूसरा है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो ये गलत है। राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती है और इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो ये भी सही है। तीसरा है, इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही हैं। में 2 कथन दिए गए हैं, तो उन्हें देखना है। पहला है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो ये सही है। दूसरा है, उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये भी सही है। वहीं RA का सही स्पष्टीकरण देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A और R दोनों सही हैं। वहीं RA की सही व्याख्या करता है। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि राज्यसभा कभी विघटित नहीं की जा सकती है। इस वजह से राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल। देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा का कार्यकाल पूछा गया है, ना कि राज्यसभा सदस्य का। तो राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीं होती है। यानी इसका उत्तर हो जाएगा समाप्त होने का विषय नहीं है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं है। राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में सही है। पहला है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ये सही है। दूसरा है, इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं। तो ये गलत है। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनती है। तो ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के महान्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है। तो ये भी गलत है, क्योंकि भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्य मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा आदि क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। ये सही है। दूसरा है, जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि वर्ष 2003 के बाद एक नियम बदल गया है, जिसके तहत निर्वाचित होने के लिए सदस्य
किसी भी राज्य में पंजीकृत हो सकता है। अगला है राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है, वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3 सही हैं। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो नरगिस दत्त प्रथम अभिनेत्री थी जिन्हें वर्ष 1980 में राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। प्रश्न है, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प राज्यसभा द्वारा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित कर लिया जाए। तो इसका सही उत्तर है डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 के तहत यह शक्ति प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति निहित नहीं है। तो ये सही है, क्योंकि राज्यसभा को धन विधेयक के बारे में किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं दी गई है। दूसरा है, राज्यसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, तो ये भी सही है। तीसरा है, राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, तो ये गलत है, क्योंकि राज्यसभा में बजट पर चर्चा की जा सकती है। तो इसका उत्तर है केवल 1 और 2। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? पहला है, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। तो इसका यही उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा को धन विधेयक के बारे में कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? धन या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये सही है। दूसरा है, धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में, ये भी सही है, क्योंकि धन विधेयक के निरस्तीकरण और संशोधन का अधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है। तीसरा है, मंत्री परिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, तो ये भी सही है। चौथा है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, तो ये गलत है, क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषाधिकारों में कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? पहला है, राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना। ये गलत है, क्योंकि इसका अधिकार संसद को प्राप्त है। दूसरा है, संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना। तो ये सही है, यह शक्ति केवल राज्यसभा को प्राप्त है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? तो एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। यह अधिकार राज्यसभा को अनुच्छेद 312 के तहत दिया जाता है। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में हैं? तो संविधान में संशोधन करने के विषय में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्तियां दी गई हैं। सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है? नहीं। संसद भंग हो जाती है? नहीं। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है? नहीं। उपर्युक्त में से कुछ भी नहीं होता है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। ये क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो संघीय क्षेत्रों को संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्यसभा का सभापति तथा उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं जो उस सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन उपसभापति अनुच्छेद 89(2) के तहत सदस्यों में से ही चुना जाता है। तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा है, जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार
नहीं होता है, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। तो ये कथन सही है, यानी इसका उत्तर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का प्रथम गठन 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952 को इसका गठन किया गया था, जबकि पहली बैठक 13 मई 1952 को की गई थी। पूछा गया है, निम्न में कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो राज्यसभा में जो सदन का नेता होता है वह राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। आगे जो प्रश्न देखेंगे वे मंत्रिपरिषद से जुड़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, इसमें जो कूट दिए गए हैं वो है, संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। तो ये गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 53(1) के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। तीसरा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं, ये भी सही है। चौथा है, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, तो ये भी सही है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय जो सदस्य है प्रधानमंत्री बनने वाला वह किसी भी सदन का सदस्य है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर ही किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा 2, 3 और 4 सही हैं। भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है, गलत है। वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये भी गलत है। वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है, ये भी गलत है। चौथा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, ये सही है। प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है? तो भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। इसमें पूछा गया है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह हुआ है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत एक ही बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों का सृजन किया जाता है। तो ये गलत है, क्योंकि भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों का सृजन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो ये सही है, यानी इसका सही उत्तर है केवल 2। प्रश्न है, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो ये सही है। दूसरा है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाइयां प्रधानमंत्री के नाम से ही हुई कहीं जाएंगी। तो ये गलत है, क्योंकि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। तो इसका केवल एक सही है। अगला प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, उच्च सदन मतलब राज्यसभा के सदस्य हैं, तो क्या कंडीशन है? पहला है, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे, और ये सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को लेकर विवेचित करता है? तो अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और बर्खास्तगी को विवेचित किया गया है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन यह प्रतिबंध नहीं है कि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता है। यानी प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा में से किसी की भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर वे लोकसभा से आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, पहला है, जरूरी नहीं है कि वह उन संसद के सदन के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। तो यही इसका सही उत्तर है।
का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। भारत का प्रधानमंत्री पहला है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है, तो ये सही है। वह न केवल दोनों सदनों में से बल्कि किसी बाहरी सदस्य को भी मंत्री बना सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य बनना होगा। दूसरा है, इस विषय पर वह भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है, तो ये नहीं है। वह स्वविवेक से ऐसा कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है, तो ये सही है। चौथा है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं, तो ये गलत है। यानी इसका ए और सी सही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वह केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो यदि कोई व्यक्ति संसद सदस्य नहीं है तो वह केवल 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। उसे यदि अपना मंत्रालय आगे चलाना है तो किसी न किसी सदन का सदस्य 6 माह के भीतर बनना होगा। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति? सही है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत ये भी सही है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार ये भी सही है। अनुच्छेद 74(3) के अंतर्गत ये गलत हो गया, तो इसका सही उत्तर है 1, 2 और 3। अनुच्छेद 74(3) संविधान में है ही नहीं। प्रश्न है, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है? तो मंत्री परिषद वैसे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, ये लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, ये सही है। दूसरा है, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, भारत संघ में मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है, ये गलत है, क्योंकि मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संघीय सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं, तो ये सही है। यानी इसका कथन तो गलत है, लेकिन कारण सही है। अगला प्रश्न है, केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, तो ये गलत है, क्योंकि मंत्री परिषद संसद के नहीं लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, ये सही है। तीसरा है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, तो ये भी सही है। यानी इसका सही उत्तर है केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत कार्य करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्री परिषद रख सकती है? तो मंत्री परिषद विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है? तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो लोकसभा में 50 सदस्यों के समर्थन के बाद ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है, तो ये सही है। संविधान में कहीं पर भी किसी भी प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, लेकिन संसद के सदन अपनी कार्यवाही के लिए नियम बना सकते हैं और उसी में से 198 नियम के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव की बात लोकसभा में की गई है।
दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, तो ये भी सही है, यानी इसके हो जाएंगे 1 और 2 दोनों सही हैं। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। तो चारों व्यक्ति एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, यानी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु वर्ष 1966 में ताशकंद में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे। वहीं HD देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, PV नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित ही नहीं हुआ? तो चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल के दौरान संसद में कभी उपस्थित हुए ही नहीं। निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी प्रधानमंत्री के नरसिम्हा राव द्वारा। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के पूर्व वित्त मंत्री थे, सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, ये भी सही है। वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, ये गलत हो गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे, ये भी सही है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के सदस्य थे। कथनों पर विचार कीजिए। पहला है किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है, ये सही है क्योंकि संविधान में कहीं भी उप प्रधानमंत्री का वर्णन नहीं है। अगला है वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, तो ये भी सही है, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा R और A दोनों सही हैं, लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे, तो ये गलत है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, तो ये भी गलत है, यानी इसका है ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? तो केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल का सचिव होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम यह व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो भारत श्वेत पत्र जारी करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? JL नेहरू शांतिवन सही है। LV शास्त्री यानी लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट सही है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल सही है। राजीव गांधी कर्म भूमि ये गलत हो गया क्योंकि राजीव गांधी का समाधि स्थल वीर भूमि है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने राज्यसभा और मंत्री परिषद से संबंधित सभी प्रश्नों को देखा है। वीडियो के माध्यम से दिए जा रहे कंटेंट के बारे में यदि आपके कोई सुझाव या शिकायत हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।